प्रेमनगर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो भगवान कृष्ण जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो अपनी लड़की प्रिया और लड़के अमर के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। उसने और उसके बेटे ने मिलकर उसकी लड़की की शादी के लिए धन इकट्ठा कर लिया था। प्रिया, अमर, देखो आज की कमाई। बेटी की शादी के लिए और एक मुट्ठी भर पैसे जमा हो गए हैं। कृष्ण जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बेटी की शादी तय हो जाती है। जब वो बात गांव के जमींदार देवीदीन को पता चलती है तो देवीदीन सोचता है, अच्छा, तो गोपाल की बेटी की शादी तय हो गई है। गोपाल बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, लेकिन एक गोपाल ही ऐसा आदमी है जो आज तक मेरे सामने पैसे मांगने नहीं आया। उसे इस बात का बहुत घमंड है। मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। खुशबू मोहन को बुलाता हूँ। असल में खुशबू और मोहन दो पुराने चोर थे और जमींदार के कर्ज में दबे हुए थे। ऐसा सोचकर वो खुशबू और मोहन को बुलाकर कहता है, खुशबू, मोहन, पता लगाओ गोपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए थे वे कहाँ रखे हैं। तुम दोनों जाकर उनको चुरा लो। कुछ भी करके मुझे वो जेवर चाहिए, नहीं तो। जी मालिक। सुनो, तुम दोनों बिना काम किए वापस मत लौटना। मैं गोपाल को अपने पैरों में गिड़गिड़ा। मालिक आप फिक्र न करें, काम हो जाएगा। फिर खुशबू और मोहन दोनों रात को गोपाल के घर में डकैती के लिए चले जाते हैं और मौका मिलते ही सारे जेवर और धन चुरा लेते हैं और देवीदीन के यहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं, मालिक यह लीजिए, आपका काम हमने कर दिया है। यही है वो सारा धन। अब मैं देखता हूँ गोपाल अपनी लड़की की शादी कैसे करता है और मेरे पास कैसे नहीं आता। अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमानी समझता है ना। अब उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगले दिन गोपाल को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो चुकी है। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों के सामने बोलता है, हे मुरारी, मैंने तो तेरी इतनी भक्ति की और तूने मेरे साथ यह क्या किया। कल मेरी बेटी की शादी है, अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसका बेटा अमर कहता है, पिताजी, अब जो होना था वह तो हो गया। अब आगे क्या करना है यह सोचना पड़ेगा। हम शादी तो तोड़ नहीं सकते। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर यह शादी टूटी तो हमारी प्रिया की बहुत बदनामी होगी। मुझे लगता है आपको जमींदार देवीदीन से थोड़ा पैसा मांग लेना चाहिए जिससे हम प्रिया की शादी कर सके। हम कुछ ना कुछ करके सारा कर्ज चुका देंगे। सिर्फ शादी के बारे में सोचना होगा। गोपाल कहता है, हाँ बेटा, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। मैं अभी जमींदार साहब के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज ले आता हूँ। ये कहकर गोपाल देवीदीन के पास जाने के लिए घर से निकल जाता है। देवीदीन गोपाल को अपने घर पर आता देखकर कहता है, आओ गोपाल, आओ। कैसे आना हुआ? सुना है तुम्हारी लड़की की शादी तय हुई है। मालिक, हुई है, लेकिन एक अनर्थ हो गया। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। जितने भी जेवर और पैसे थे वे सब चोर उठाकर ले गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम फिक्र मत करो। मालिक, उसी के संबंध में आपसे बातें करने आया हूँ। आप तो जानते हैं अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। इसी वजह से मुझे धन की आवश्यकता है। ये सुनकर देवीदीन मन ही मन खुश होता हुआ सोचने लगता है, ये हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। फिर बोला, मैं कर्ज तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम चुकाओगे कब? तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मालिक, मैं और मेरा बेटा अमर दोनों बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे और आपकी पाई पाई चुका देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ऐसा कहकर देवीदीन गोपाल को पैसे दे देता है और गोपाल पैसे लेकर चला जाता है। फिर वो अपनी लड़की की शादी बड़े धूमधाम से करवाता है। फिर एक दिन अमर अपने पिता से कहता है, पिताजी, शादी तो बहुत अच्छे से निपट गई। अब हमें जमींदार का कर्ज भी तो चुकाना है। इतना कहकर अमर काम ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। वो पूरे गांव में काम ढूंढता है, बहुत सारी जगह जाकर पूछता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम करने को नहीं मिलता है।
वो निराश होकर घर वापस आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में बहुत काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। मैं जमींदार के यहाँ भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। मुझे लगता है कि गांव में शायद ही कोई मुझे काम मिलेगा। मैं सुरेखापुरी शहर जाकर काम ढूंढता हूँ, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। गोपाल बोला, तुम सही कह रहे हो बेटा। तुम तो जानते हो मैंने आज तक कभी किसी से उधार पैसे नहीं मांगे, और पहली बार हमारे मुश्किल समय में देवी दीन ने मुझ पर भरोसा करके पैसे दे दिए। देवी दीन बहुत अच्छा आदमी है, हमें उसके पैसे वक्त पर लौटाने होंगे। अमर ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर जाकर कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा और जल्द से जल्द जमींदार का कर्ज लौटा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। इतना कहकर अमर सुरेखापुरी शहर चला जाता है और कुछ दिनों बाद पैसे कमाकर गांव लौटता है और लौटते हुए पिता से कहता है, पिताजी, आपके आशीर्वाद से मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और मैंने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली है। यह लीजिए और जमींदार का सारा कर्ज। अमर बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि जमींदार का पैसा वक्त पर लौटा पाऊंगा या नहीं। आज तुमने खुशखबरी देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। मैं अब भी जाकर जमींदार का सारा पैसा लौटा कर अच्छा पिताजी, आप जाइए और पैसे लौटा आइए। मुझे जरूरी काम से अब शहर के लिए जाना है, मैं निकलता हूँ। ये कहकर अमर वापस सुरेखापुरी लौट गया। गोपाल पैसे लेकर देवी दीन के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वो देवी दीन के यहाँ पहुँचता है और बोलता है, राधे राधे जमींदार साहब। अरे राधे राधे गोपाल, आओ, कैसे आना हुआ? तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्ज लौटाने आया हूँ। मालिक, आपने मेरी जरूरत के समय सहायता की है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। देवी दीन मन ही मन सोच रहा था, अगर इसने इतनी जल्दी कर्ज चुकता कर दिया तो मुझे ब्याज बहुत कम मिलेगा। मेरा तो कर्जा देकर कोई फायदा ही नहीं हुआ। इस अनपढ़ गवार से और पैसे निकालने होंगे। ऐसा सोच ही रहा था कि तभी गोपाल बोला, मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत मेहनत की है, इसलिए आज मैं यह पैसे चुका पा रहा हूँ। बिहारी जी की कृपा से अमर की शहर में नौकरी लग गई है। तो अमर शहर पैसा कमाने गया था। गोपाल, ये देखो, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख दिया है कि तुम्हारा कर्ज हो चुका है। तुम पढ़ लो। मालिक, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। आपने बोल दिया, बस इतना ही काफी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी गोपाल के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए देवी दीन चालाकी से गोपाल को पानी लेने भेज देता है, और गोपाल जैसे ही पानी लेने अंदर जाता है, देवी दीन उस पर्ची को छुपाकर रख देता है और गोपाल को दोबारा कर्ज दिया है ऐसा लिखकर गोपाल को दूसरी पर्ची दे देता है। गोपाल वो पर्ची लेकर वहां से चला जाता है। वहां से जाते समय गोपाल सोच रहा था, अच्छा हुआ, अब कोई कर्जा नहीं रहा। सब मेरे बिहारी जी की कृपा है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा भी कमाने लगा है। अब सब ठीक हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति में लग सकता हूँ। जय हो बांके बिहारी की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब ठीक चल रहा होता है। तभी अचानक एक दिन देवी दीन के कुछ लोग गोपाल के घर जल्दी से बाहर आ। बोलो भाई, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने जो जमींदार जी से कर्जा लिया था वह तुमने अभी तक लौटाया नहीं है। हम वही वसूल करने आए हैं। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो जमींदार जी का सारा पैसा लौटा दिया है। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। ज्यादा भोले मत बनो, चुपचाप हमारे मालिक का पैसा लौटा दो। यह नौटंकी किसी और के सामने करना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के लिए। तुम अपने आप को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त कहते हो और अभी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरे प्रभु ने मुझे ऐसे झूठ कपट करना नहीं सिखाया है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने सारा कर्जा लौटा दिया है। मैं खुद गया था लौटाने। तुम जाकर जमींदार साहब जी से पूछ लो।
हमें हमारे मालिक ने ही तो यहाँ भेजा है। हमारे मालिक पागल हैं क्या, जो बिना किसी वजह के हमें तुम्हें पैसे लेने भेजेंगे? तुम नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुमको हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। 2 दिन के अंदर कुछ भी करके जमींदार के पैसे लौटा दो, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। देवीदीन के आदमी गोपाल को डरा धमकाकर वहां से चले जाते हैं। गोपाल बहुत परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो दौड़ा दौड़ा देवीदीन के घर पहुंचता है और कहता है, जमींदार जी, यह क्या हो रहा है? आपके लोग मेरे घर पैसा मांगने क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपको सारा पैसा लौटा दिया था ना, फिर यह क्या हो रहा है? गोपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार तुम पैसा लौटाने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें और पैसा दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। इसलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे यहाँ पैसे मांगने भेजा था। पर तुम तो सीधा मुकर रहे हो कि तुम पैसा लौटा चुके हो। तो तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करते थे ना? क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? तुमको मैंने बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दे दिए। ये मेरी गलती हो गई ना? मुझे तुम्हें पैसा देना ही नहीं चाहिए था। जमींदार, तुम इतने झूठे और मक्कार इंसान निकले, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझता था। मैं अपने बेटे को भी उस दिन बोल रहा था कि जमींदार बहुत अच्छा आदमी है, उसने बुरे समय में हमारी मदद की है। पर अब मुझे समझ में आ गया कि बिना कुछ गिरवी रखे तुमने मुझे पैसे क्यों दिए थे। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान कृष्ण जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वह इंसाफ जरूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सुनकर देवीदीन कड़क आवाज में बोला, यह भाषण किसी और के सामने देना। मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें सिर्फ मैं 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 2 दिन में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम जानते नहीं मेरे आदमी क्या क्या करेंगे। अब निकलो यहाँ से। गोपाल वहां से निराश होकर वापस आ जाता है और काफी परेशान हो जाता है। फिर गोपाल न्याय पाने के लिए गांव के सरपंच के पास जाने का निर्णय करता है। गोपाल अगले दिन सरपंच के घर जाता है और उन्हें देवीदीन की सारी सच्चाई बताता है। फिर ये मामला गांव की पंचायत में चला जाता है। सरपंच पंचायत में कहता है, गोपाल ने जमींदार पर आरोप लगाया है कि जमींदार ने गोपाल के साथ धोखाधड़ी की है। गोपाल का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे और सूद समेत सारे पैसे उसने लौटा दिए हैं। जमींदार का कहना है कि गोपाल ने उसे पैसे नहीं लौटाए। जमींदार, तुम्हारा क्या? सरपंच जी, गोपाल मेरे पास आया था। उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। गोपाल ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दे दिए। मुझे नहीं पता था कि गोपाल ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने उसकी जरूरत के समय मदद की और गोपाल ने मेरे साथ धोखा किया। गोपाल ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए और सारे गांव वालों से कहता फिर रहा है कि उसने पैसे लौटा दिए हैं। नहीं सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे अमर ने बहुत मेहनत करके वह पैसे कमाए थे और मैंने जमींदार को पैसे लौटाए थे। अमर को गांव में कहीं काम नहीं मिला, लेकिन जमींदार के पैसे लौटाने की वजह से वह शहर गया और उसने शहर जाकर बहुत मेहनत करके वे पैसे कमाए। जमींदार झूठ बोल रहा है। मेरा विश्वास कीजिए सरपंच जी, मैंने खुद जाकर जमींदार को सूद सहित पैसे लौटा दिए थे। गोपाल की बात सुनकर सरपंच ने कहा, गोपाल, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने जमींदार के पैसे लौटाए थे? ये कहते हुए गोपाल वो पर्ची सरपंच को दिखाता है जो देवीदीन ने उसे दी थी। सरपंच वो पर्ची देखता है और गोपाल से कहता है, गोपाल, तुम जानते भी हो इस पर्ची में क्या लिखा है। जैसा कि तुमने कहा, इस पर्ची पर वैसा कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर तो यह लिखा गया है कि तुमने जमींदार से और भी कर्ज लिया है। ये सुनकर गोपाल हैरान होते हुए कहने लगा, नहीं सरपंच जी,
यह सरासर झूठ है। जमींदार ने मुझसे कहा था कि उसने इस पर मेरा कर्ज चुकता हो गया है, ऐसा लिखा है और अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब मैं ठहरा अनपढ़ गवार, पढ़ नहीं पाया। मैंने जमींदार पर भरोसा करके यह पर्ची रख ली थी। मुझे नहीं पता था कि जमींदार मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा रहा है। अब आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी। सरपंच जी, सबूत आपके सामने है। गोपाल सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझसे और भी पैसे उधार लिए थे। सारे सबूत तो यही कह रहे हैं कि जमींदार सच बोल रहा है। फिर भी गोपाल, हम तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। गोपाल, कल तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। गोपाल बहुत परेशान हो जाता है और सीधे अपने घर जाकर भगवान के सामने कहता है, मेरे बांके बिहारी, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैंने जमींदार को सारा कर्जा लौटा दिया था, फिर भी जमींदार मुकर गया। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप तो जगत के पालनहार हो, आप तो अंतर्यामी हो। आपको सब कुछ पता है, आपसे क्या छुपा है। जब मैंने जमींदार के पैसे लौटाए, आप वहां मौजूद थे। भले किसी ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है ना कि मैंने जमींदार का सारा पैसा लौटा दिया था। मेरी लाज रखें प्रभु, वरना मुझे सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। मैंने इतने सालों से आपकी भक्ति की है, कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांगता हूँ। आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। उस जमींदार ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उस षड्यंत्र को पार करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास आपके अलावा कोई सबूत नहीं है। आप ही मेरे गवाह हो और आप ही मेरे सबूत हो। अभी गोपाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। भाई, कौन हो तुम और तुम्हें किससे मिलना है? मुझे आपके बेटे अमर ने भेजा है, जो शहर में नौकरी कर रहा है। बात यह है कि मैं पास के ही गांव शांतिनगर में रहता हूं। मैं और अमर दोनों एक साथ शहर में नौकरी करते हैं। अमर के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। वो पैसे उसने मेरे पास आपके लिए भिजवाए हैं। क्योंकि मैं आपके गांव प्रेम नगर आ रहा था, तो उसने मुझे पैसे थमा दिए आपको देने के लिए। आओ बेटा श्याम, आओ, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। घर के अंदर बुलाकर गोपाल ने श्याम की खूब आवभगत की, उसे खाना खिलाया। श्याम ने अपने साथ लाए हुए पैसे गोपाल को थमा दिए और कहने लगा, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने गांव निकलना होगा। बेटा, अब तो दिन ढल चुका है और तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ। सुबह चले जाना श्याम। श्याम इस बात को राजी हो गया। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में गोपाल ने श्याम को अपनी सारी आपबीती बता दी कि किस तरह से देवीदीन ने उसके साथ धोखा किया और जो कर्ज वो वापस कर चुका है, उस कर्ज के लिए देवीदीन उसे बदनाम कर रहा है। गोपाल की सारी व्यथा सुनकर श्याम कहने लगा, चाचा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ईश्वर ने चाहा तो भरी पंचायत में आप बेगुनाह साबित होंगे और उस जालिम जमींदार का भांडा फूट जाएगा। कल मैं भी आपके साथ पंचायत में चलूंगा। ठीक है बेटा, तो तुम भी मेरे साथ पंचायत में चलना। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा अपना बेटा मेरे साथ है। आधी रात तक बातें करने के बाद वो दोनों सो गए। अगली सुबह जब पंचायत शुरू हुई तो सभी पंच, देवीदीन, गोपाल, श्याम और गांव के कई लोग वहां मौजूद थे। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई। देवीदीन सोचता है, आज तो मजा आने वाला है। आज भरी सभा में गोपाल की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपने आप को बहुत स्वाभिमानी समझता था। आज उसका स्वाभिमान चूर चूर हो जाएगा। आज के बाद वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सभी के इकट्ठे होने के बाद सरपंच ने कहा,
बोलो गोपाल, जमींदार के खिलाफ आज तुम क्या सबूत लेकर आए हो? गोपाल आंखों में आंसू लिए इधर उधर देखता रहता है। देवीदीन गोपाल को देखते हुए बोला, सरपंच जी, आप भी क्या इस गोपाल की बातों पर भरोसा कर रहे हो? जब गोपाल मेरे पास आया था तो इसने पैसे दोबारा से उधार लिए थे। आप अपना समय व्यर्थ ना करके फैसला सुना दीजिए। बहुत देर हो चुकी है, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमने फैसला कर लिया है, जमींदार सच बोल रहा है। इससे आगे सरपंच जी कुछ कहते, उतने में ही एक आवाज आती है। रुकिए सरपंच जी, मैं इस जमींदार की सारी सच्चाई को जानता हूं। तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा है। यह श्याम है और मेरे बेटे का मित्र है। अच्छा नौजवान, ये बताओ, जब गोपाल जमींदार के यहाँ पैसे देने गया था तो क्या हुआ था? सरपंच जी, उस दिन गोपाल ने जमींदार के सारे पैसे उसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख कर दिया था कि गोपाल, अब तुम्हारा सारा कर्जा चुकता हो चुका है। लेकिन गोपाल के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वो पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची पर लिखकर दे दिया कि गोपाल ने उससे और भी कर्ज लिया है। देवीदीन ये सुनकर एकदम से बोला, सरपंच जी, श्याम झूठ बोल रहा है। वह तो वहां था ही नहीं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है या कोई बहरूपिया है जिसे गोपाल कहीं से झूठी गवाही देने के लिए लेकर आया है। अगर ये सच बोल रहा है तो इससे पूछिए, इसके पास कोई सबूत है? भाई श्याम, बोलो, हम सिर्फ तुम्हारी गवाही के भरोसे कोई फैसला नहीं सुना सकते। तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेजिए और वहां रखी हुई खाते की पुस्तक के अंदर एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा जिस पर जमींदार ने खुद लिखा था कि रामू का सारा कर्जा चुकता हो गया है और उस पर जमींदार ने खुद के हस्ताक्षर भी किए हैं। और इतना ही नहीं, रामू के घर जो चोरी हुई थी वह भी जमींदार ने ही करवाई थी। वह सारा चुराया हुआ धन और जेवर भी जमींदार के घर पर उसकी तिजोरी के अंदर ही रखे हुए हैं। यह सुनकर तो देवीदीन को धक्का सा लग जाता है। चलिए, सरपंच अपने आदमी देवीदीन के घर भेजते हैं। चोरी वाली बात सुनकर गोपाल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। जमींदार कुछ ऐसा भी करवा सकता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारे गांव वाले आश्चर्य से और गुस्से से देवीदीन की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सरपंच द्वारा भेजा गया आदमी जेवर और पर्चा लेकर वापस लौटता है और सरपंच जी को दे देता है। वो देखकर सरपंच की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह क्या है जमींदार? तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकते हो, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतने धनवान होने के बावजूद इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुमको शर्म नहीं आई? गोपाल जैसे भोले आदमी पर तुमने धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया और सारे गांव वालों को और पंचायत को गुमराह कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सरपंच श्याम की तरफ मुड़े। श्याम, मैं तुम्हारा सारे गांव वालों और पंचायत की तरफ से आभारी हूं। अगर तुम ना होते तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है और मैं सारे गांव वालों के सामने ये फैसला सुनाता हूं कि जमींदार को मुआवजे के तौर पर गोपाल की चोरी की हुई रकम की दुगनी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गोपाल के घर चोरी नहीं होती तो उसे कर्ज उठाने की जरूरत ना पड़ती और उसे इन परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। जब पंचायत ने बेईमान जमींदार को उसके किए गए कुकर्म के लिए दोषी ठहराया और गोपाल को बेगुनाह साबित कर दिया तो सभी लोग बहुत खुश हो गए और गांव के सभी लोग एक एक करके गोपाल को बधाई देने लगे। इस खुशी के माहौल में
गोपाल को उसके कई दोस्तों और शुभचिंतकों ने घेर लिया और गले लगाकर उसे बधाइयां देने लगे। गांव के सभी लोग गोपाल को बधाई दे ही रहे थे। तब गोपाल को अपने बेटे के दोस्त श्याम का ख्याल आया। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु श्याम उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर तक गोपाल ने श्याम को तलाश किया, परंतु श्याम वहां से ही जा चुका था। बिल्कुल सही वक्त पर आकर मेरी सहायता की, परंतु शायद उसे अपने गांव जाने की जल्दी थी, इसलिए वह मुझसे मिले बिना ही यहाँ से निकल गया होगा। पर गोपाल ने मन में निश्चय कर लिया था कि जब भी उसका बेटा अमर शहर से वापस आएगा तो वह उसके साथ श्याम के घर शांतिनगर अवश्य जाएगा, ताकि वह उसका धन्यवाद कर सके। अब पूरे गांव में गोपाल की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, जबकि देवीदीन पूरे गांव में बदनाम हो चुका था। गोपाल इस बात से निश्चिंत था कि उसके सिर पर अब कोई भी कलंक नहीं रहा। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद गोपाल का बेटा अमर घर आया। जैसे ही वो घर पहुंचा, तुमने आने में थोड़ी देर की, परंतु तुम्हारे मित्र श्याम ने सही समय पर आकर पूरे गांव में मेरी इज्जत बचा ली। पिताजी, यह श्याम कौन है? मेरा कोई श्याम नाम का मित्र नहीं है। अरे वही श्याम जो शहर में तुम्हारे साथ नौकरी करता है और तुम्हारे द्वारा भेजे गए पैसे देने के लिए पिछले हफ्ते ही हमारे घर पर आया था। नहीं पिताजी, मैं किसी श्याम को नहीं जानता और ना ही इस नाम का कोई आदमी शहर में मेरे साथ काम करता है। ना ही मैंने उसे यहाँ पर कोई पैसे देकर भेजा था। यह सुनकर जैसे गोपाल की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। बेटा, क्या तुम श्याम को नहीं जानते? इसके बाद गोपाल ने सारी बात अपने बेटे को विस्तार से बताई कि कैसे जमींदार ने धोखा किया और फिर किस तरह से श्याम नाम के एक नौजवान ने, जो अपने आप को तुम्हारा मित्र बता रहा था, उसने भरी पंचायत में मेरे पक्ष में गवाही दी और जमींदार की सारी पोल खोल दी। अमर की आंखों में भी आश्चर्य था। तभी गोपाल को एहसास हुआ। उसकी आंखें भर आईं और वह मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, अब समझ आया, वह कोई और नहीं, स्वयं बांके बिहारी ही थे जो मेरी लाज रखने इस रूप में आए थे। विकासपुर नाम के गांव में राजेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा, बेटी प्रिया और बहन अंजलि रहती थी। उसकी बहन की उम्र अब शादी की हो चली थी, लेकिन राजेश को अपनी बहन की शादी करने की इतनी जल्दी नहीं थी। उसकी सोच बाकी लोगों की तरह पिछड़ी हुई नहीं थी। वो जिस तरह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहा था, उसी तरह वो अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद अपनी बहन को भी पढ़ा रहा था। बचपन से ही उसकी एक तमन्ना थी कि भले ही वो पैसों की कमी से पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन वो अपनी बहन और बेटी को पढ़ा लिखा कर जरूर कामयाब करेगा। आज आपके मालिक ने आपको पगार दे दी क्या? मुझे बाजार जाकर घर का राशन लेकर आना है। नहीं सीमा, मैंने मालिक श्री शर्मा को कहा था कि इस बार आपने मुझे पगार देने में बहुत देर कर दी है, मुझे मेरी पगार दे दीजिए। लेकिन मालिक ने मुझे आज भी पैसे नहीं दिए। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, ये आपका मालिक आपको समय पर आपको पैसे क्यों नहीं देता है? घर में राशन भी नहीं है, अब मैं सबके लिए खाना कैसे बनाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर राशन वाले से थोड़ा राशन उधार में ले आता हूँ। जब मुझे पगार मिल जाएगी तो मैं उसे लौटा दूंगा। राजेश राशन लाने के लिए गांव के राशन वाले श्री गुप्ता की दुकान पर जाता है। भैया, इस महीने का राशन दे दीजिए, मैं आपको राशन के पैसे अगले हफ्ते तक दे दूंगा। आज मुझे पगार मिलने वाली थी, लेकिन मालिक ने फिर आज मुझे पैसे नहीं दिए हैं। ये तो अब तुम्हारा हर महीने का हो गया है। राशन इस महीने लेकर जाते हो और पैसे अगले महीने लाते हो, लेकिन इस बार तो तुमने पिछले महीने के राशन के पैसे भी नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता। अरे ऐसे मत करो भैया, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कभी भागा थोड़ी ना हूँ। इतने सालों से मैं इसी गांव में रहता आया हूँ।
क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? देखो भैया, बात यहाँ पर विश्वास की नहीं है, लेकिन मुझे भी सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारी तरह हर ग्राहक मेरे पास उधार लेकर आएगा तो मैं भला अपनी दुकानदारी कैसे चलाऊंगा? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ भैया, लेकिन इस समय मैं बहुत मजबूर हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ, अगले हफ्ते तक तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, सिर्फ इस बार तुम्हारी बात मानकर राशन दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें उधार में राशन बिल्कुल भी नहीं देने वाला। राजेश इस बार जैसे तैसे करके राशन वाले से उधार में राशन लेकर आ जाता है, लेकिन वो घर आकर बहुत परेशान होता है। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी सीमा और बहन अंजलि उससे पूछती हैं। अरे क्या बात है जी, मैं देख रही हूँ जब से आप राशन लेकर आए हैं तब से बड़े परेशान हैं। हाँ भाईजान, मुझे भी आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बताइए ना, क्या बात है? अरे मैं क्या बताऊं तुम दोनों को। मेरे मालिक की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूं कि पाई पाई को मोहताज हो गया हूं। दिन भर फैक्ट्री में काम करने के बाद भी अगर हाथ में पैसे नहीं आते तो कितना खराब लगता है। कभी कभी तो मुझे इतना मजबूर महसूस होता है कि मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। भाई मैं तो कहती हूँ आप वहां पर काम करना छोड़ दीजिए, हम मिलकर अपना कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन अंजलि, अपना काम शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें काम शुरू करना क्या है। हम जैसे गरीब लोग तो बस किसी के पास नौकरी कर सकते हैं। यह अपना बिजनेस करना हम लोगों की बस की बात नहीं है। अरे भाईजान, जरूरी थोड़ी कि बिजनेस हमेशा बड़े सिरे से ही शुरू किया जाए। आप जानते हैं आपके हाथ का मटन सभी लोगों को कितना पसंद आता है। आप अगर बाजार में अपना मटन का ठेला लगा लो, उसे खाकर सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे हाँ, यह बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। लेकिन आज अंजलि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे आपको उस मालिक के यहाँ काम करने से अच्छा है तो आप अपना खुद का मटन का ठेला लगा लीजिए। वैसे भी काम के बदले आपको पैसे देने में इतनी आनाकानी करता है, तो एक बार आप अपना काम करने का जोखिम भी उठा ही लेते हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों को यही लगता है तो फिर मैं यही कर लेता हूँ। इस काम को करने में ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। मैं अपने किसी दोस्त से काम के लिए पैसे उधार पर ले लूंगा। राजेश अपने एक दोस्त विकास से अपने ठेले को शुरू करने के लिए कुछ पैसे उधार ले लेता है। अगले ही दिन से वो बाजार में अपना मटन का ठेला लगाना शुरू कर देता है। उसके ठेले के मटन की खुशबू से आसपास के लोग उसके ठेले पर खींचे चले आते हैं। अरे मियाँ, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो पूरे बाजार में इस ठेले से आ रही खुशबू महक रही है? भाईजान, आज से मैंने मटन का काम शुरू किया है। गरम आगरम मटन करी के साथ गरम आगरम तंदूरी रोटी और सलाद। एक बार खाओगे तो खाकर मजा आ जाएगा। अरे मियाँ, जब इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो इसे जरूर खाएंगे। तुम जल्दी से हमारे लिए एक प्लेट लगा दो। राजेश जल्दी से ग्राहकों को एक प्लेट मटन करी और तंदूरी रोटी देता है। ग्राहक जैसे ही उस मटन को खाता है तो मटन इतनी अच्छी तरह से पका होता है कि उसके मुंह में जाते ही घुल जाता है। वाह मियाँ वाह, क्या मटन बना है, खाकर मजा आ गया। देखो, मैं तुम्हें सच बताऊं तो पूरे बाजार में इतना अच्छा मटन कोई नहीं बनाता। सब लोग लालच के चक्कर में बासी मटन बनाकर दे देते हैं। उनके हाथ का मटन खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं आता, लेकिन तुमने जो मटन बनाया है उसका स्वाद तो एकदम लाजवाब है, और मटन भी एकदम ताजा है। मियाँ, मैं तो अब से सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर आकर ही मटन खाया करूंगा। तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। शुक्रिया भाईजान। आज से तो मैं अपने सभी दोस्तों को मियाँ तुम्हारे पास ही मटन खाने के लिए भेजा करूंगा। अपने पहले ग्राहक से ही अपनी मटन करी की इतनी तारीफ सुनकर राजेश बहुत खुश होता है। शाम तक उसके ठेले पर जितने भी ग्राहक आते हैं वह सभी उसके हाथ की मटन करी खाकर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग उसकी तारीफ करके जाते हैं। काम के पहले ही दिन राजेश की इतनी अच्छी कमाई होती है कि वह अपने सभी घर वालों के लिए मिठाइयाँ खरीदकर घर ले जाता है। जितना हमने सोचा भी नहीं था, मेरा काम तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा चल गया। पहले दिन ही पूरे 5,000 की कमाई हुई है। इस खुशी में लो मिठाई खाओ। कल से मैं ठेले पर और ज्यादा मटन बनाकर लेकर जाऊंगा तो मेरी और अच्छी कमाई होगी। मैंने कहा था ना भाईजान, अगर आप अपने बाजार में जाकर मटन का ठेला लगाएंगे ना तो लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
अप्पू जान, जब पूरे महीने काम करके आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आना। अब मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए मुझे पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारे कपड़े लाने के लिए पूरे महीने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल काम से आते वक्त तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगा। ये कल अब्बू मेरे लिए नए कपड़े लाएंगे। थोड़े दिन बाद जब ईद आएगी तो मैं ईद को नए कपड़े पहनूंगी। प्रिया को इतना खुश देखकर घर के सभी लोग भी खुश होते हैं। राजेश को बाजार में अपना मटन का ठेला लगाते हुए कई महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन एक मटन ठेले वाला मोहन बिरयानी वाले रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई, जब से इस राजेश ने यहाँ पर अपना मटन करी का ठेला लगाना शुरू किया है ना, तब से धीरे धीरे मेरा तो काम ही बंद होता जा रहा है। पहले कम से कम मेरे पास कुछ ग्राहक तो आते थे, लेकिन अब तो उन ग्राहकों ने भी मेरे पास आना बंद कर दिया है। मुझे कुछ न कुछ करके इस राजेश का ठेला यहाँ से हटवाना होगा, वरना मेरा काम पूरी तरह बंद हो जाएगा। अरे लेकिन तुम इसका काम बंद करवाओगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि हम इसे जाकर कहेंगे कि तुम अपना ठेला बंद कर दो तो ये हमारे कहने से अपना ठेला बंद कर देगा। ना ही इसका ठेला बंद करवाने के लिए इसके साथ जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। हम इसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे फंसा जरूर सकते हैं। मैं इसके मटन में कुछ ऐसा मिला दूंगा जिससे पुलिस इसे पकड़ कर ले जाएगी और इसके ठेले को बंद करवा देगी। एक बार ऐसा हो गया तो यह इस ठेले को यहाँ पर फिर कभी नहीं खोल पाएगा। अरे वाह भाईजान, क्या दिमाग लगाया तुमने। तुम्हारी इस तरकीब से तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मोहन बेईमानी करके मौका पाकर राजेश के मटन करी में कुछ मिला देता है, जिससे उसे खाकर लोग बीमार हो जाएं। उसके बाद वह खुद ही पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। जब फूड सिक्योरिटी वाले राजेश की मटन की जांच करने आते हैं तो उन्हें देखकर राजेश भी हैरान रह जाता है। अरे सर, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग सिर्फ मेरे मटन की जांच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें तुम्हारे मटन के खिलाफ शिकायत मिली है कि तुम अपने मटन का स्वाद बढ़ाने के लिए इसके अंदर हानिकारक चीजों का इस्तेमाल करते हो, जिससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। यह सब बिल्कुल झूठ है सर। मैंने आज तक अपने मटन में कभी ऐसा कुछ नहीं मिलाया। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि आपको मेरी शिकायत आखिर किसने की है। मैं बताती हूँ भैया, यह सब किसने किया है। इस मोहन ने आपके मटन में कुछ मिलाया और फिर खुद ही पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया। क्या? ये सब तुम क्या कह रही हो? फालतू में कुछ भी बकवास मत करो। भला तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? सबूत तो मेरे इस फोन के अंदर है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब कि मोहन क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर अपने भैया को खुशखबरी देने आई थी कि आज मेरा आईएएस का इंटरव्यू क्लियर हो गया है और मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ। लेकिन जब यहाँ आई तो देखा कि मोहन भैया की मटन करी के अंदर कुछ मिला रहा है, इसलिए मुझे इस पर शक हो गया। यह रही इसकी वीडियो। अंजलि की ये बात सुनकर कि वह एक आईएएस ऑफिसर बन गई है, वहां पर खड़े सभी लोग उसे सैल्यूट करते हैं। राजेश की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बहन को गले से लगा लेता है। लेकिन जब फूड इंस्पेक्टर वीडियो देखते हैं तो राजेश को छोड़कर मोहन को गिरफ्तार कर लेते हैं। अपनी बहन के आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी राजेश अपने मटन करी के ठेले को बंद नहीं करता, क्योंकि उसने इसी मटन करी के ठेले पर काम करके अपनी बहन को इस मुकाम तक पहुंचाया था, इसलिए उसे बहुत प्यार था। आपको कहानी कैसी लगी और आपने कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स करके बताइए।